Hello student, I am Disha Songara and today we will discuss about respiratory system. इससे प्रीवियस क्लास में मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम फर्स्टली क्या देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। देन रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और साथ ही कुछ टर्म्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन मीन्स, रेस्पिरेशन में मेन क्या होता है, किसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होती है किसके बीच, तो जो हमारी बॉडी सेल्स होती है और जो इन्वायरमेंट, ठीक है। बॉडी सेल और इन्वायरमेंट के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। इसमें टू मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पायरेशन, ठीक है। तो जो फर्स्टली हम इसमें क्या देखते हैं कि जो एयर है वो इन होती है और आउट होती है, ठीक है, किसके बीच में, लंग्स के। ये क्या हो गया हमारा गैस एक्सचेंज, ठीक है। देन जो फर्स्ट हमारा जो लंग्स होता है, ठीक है। लंग्स में क्या मेन रोल कहाँ पे होता है गैस एक्सचेंज का, तो एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई और जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, उनके बीच अगर गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ठीक है। और सेकेंड वन, जो अगर हमारी ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू या फिर सेल के बीच में गैस एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पायरेशन। मीन्स हमारी सेल का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन उसको मिलता है तो उसका अच्छे से वो मेटाबोलाइज करती है। देन फिर वो किसको, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको क्या करती है, जैसे CO2 उसको बाहर करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का किसके बीच, तो ब्लड स्ट्रीम और जो टिश्यू या फिर सेल्स होती है हमारी उसके बीच अगर गैस की एक्सचेंज हो रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन, ठीक है। देन ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज। अब इसमें भी टू स्टेज इन्वॉल्व रहती है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इंस्पायरेशन, एंड सेकेंड स्टेज क्या होती है, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन क्या होती है, जिसमें जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है वो इंटर कर रही है, किसमें, हमारे लंग्स में इंटर कर रही है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। और सेकेंड वन क्या है, तो एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में क्या हो रही है, या तो हमारे लंग्स या एल्वियोलाई से जो एयर है वो आउट हो रही है, रिलीज आउट हो रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपायरेशन। मीन्स जो हमारे लंग्स है उससे जो ऑक्सीजन है या एयर है वो बाहर हो रहा है। देन जो एयर का इनसाइड या फिर आउटसाइड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको हम, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट का एक मेन रोल होता है, ठीक है। मीन्स जो लंग्स होते हैं और जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, तो उनके बीच एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, हमारी जो गैस है उसका एक्सचेंज हो पा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जब इंस्पायरेशन प्रोसेस होती है तब क्या होता है, जो हमारे लंग्स का प्रेशर रहता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, मीन्स हमारे लंग्स को एक नेगेटिव प्रेशर को देना पड़ता है। जब एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है हमारे लंग्स की हेल्प से, किसके रिस्पेक्ट में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है कौन, लंग्स। तो कौन सी प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे लंग्स का प्रेशर डिक्रीज रहता है, लेस रहता है, किससे, एटमॉस्फेयर से। देन फिर उसे नेगेटिव प्रेशर देना पड़ता है तो क्या होता है, इंस्पायरेशन मीन्स फिर एयर इन होती है, ठीक है। और उसके सेम अपोजिट एक्सपायरेशन में होता है कि हमारे लंग्स में जो लंग्स का प्रेशर है वो हाई रहता है, किससे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे, ठीक है। तो फिर इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें हमें पॉजिटिव प्रेशर देना रहता है तो फिर वापस से हमारे जो एयर होती है लंग्स की वो आउट होती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, तो ये हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं।
तो फर्स्ट में ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में फर्स्ट में क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो क्या हो रही है, इंटर हो रही है, ठीक है। तो जब वो एटमॉस्फेरिक एयर इंटर हो रही है तो हमारे लंग्स ज्यादा से ज्यादा एयर को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन हेल्प करता है, तो फर्स्ट क्या है, थोरेक्स। थोरेक्स क्या करता है, वो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है जिससे से ज्यादा एयर इन हो सके। देन जो रिब्स है, स्टर्नम है, वो भी राइज हो जाते हैं, ठीक है। और जो डायफ्रागम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा एयर इंटर कर सके, ठीक है। जो डायफ्रागम है इसका भी एक मेन रोल होता है, मीन्स जो 75% जो वर्क है एयर का, मीन्स जो 75% एयर हमारे लंग्स में आ रही है उसमें किसका रोल होता है, डायफ्रागम का रोल होता है। ये ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा एयर इंटर कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन मीन्स रिब्स, स्टर्नम, थोरेक्स, डायफ्रागम, ये सब क्या कर रहे हैं, इंस्पायरेशन में मीन्स एयर को इंटर करने में हेल्प कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देन एक्सपायरेशन जस्ट इससे उल्टा है, इसमें क्या हो रहा है कि अब हमको एयर को वापस से बाहर करना है, ठीक है। तो जो हमारा थोरेक्स है वो उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा, रिब्स और स्टर्नम उनके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, और जो डायफ्रागम है वो वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगी, एक्सपायरेशन प्रोसेस हो जाएगी। यही सब इसमें थ्योरी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। कि डायफ्रागम क्या होता है, कि स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, वो अच्छे से ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है और ज्यादा से ज्यादा एयर इन हो जाती है। और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है तो ये कहाँ पे होती है, जो रिब्स होती है हमारी, 11 इंटरकोस्टल मसल्स होती है, जो 12 रिब्स होती है हमारी उनके बीच में। और ये टू टाइप्स की होती है, एक इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है, और इनका मेन वर्क ही क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा राइज हो सके और ज्यादा से ज्यादा एयर इंटर कर सके, ठीक है। देन इसमें भी ये सभी लिखा है कि जो रिब्स है वो किस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होती है और देन वापस रिलैक्स हो जाती है, किस टाइप से हमारे जो डायफ्रागम अपना रोल प्ले करता है, तो उसके हेल्प से इंस्पायरेशन प्रोसेस हो पाती है और एक्सपायरेशन प्रोसेस हो पाती है। देन एक हेल्दी ह्यूमन एवरेज 12 to 16 टाइम पर मिनट जो ब्रीथिंग है या फिर रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस कर पाता है, ठीक है। और ये हम मेजर किसके हेल्प से कर पाते हैं, तो एक डिवाइस है उसका नाम होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर की हेल्प से हम ये डिवाइस मीन्स ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि पर मिनट हम कितना ब्रीथ कर पा रहे हैं। जैसे बीपी के लिए क्या होता है, तो स्फिग्मोमेटर से हम क्या करते हैं, जो हमारा बीपी है उसको चेक करते हैं। इसी टाइप से जो हमारी जो ब्रीथ है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो स्पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो ये कुछ टर्म्स है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम में जो हमारी एयर है वो नॉर्मली हम कितनी रेस्पायर कर रहे हैं और कितनी हम मीन्स इंस्पायर हो रही है और एक्सपायर हो रही है। मीन्स एक नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। मीन्स एक हेल्दी पर्सन नॉर्मली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट इंस्पायर करता है और एक्सपायर करता है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीन्स इसमें क्या होता है, एक पर्सन फोर्सेबल इंस्पायरेशन करता है तो जो एक्स्ट्रा जो रिजर्व वॉल्यूम है वो कितनी हो रही है, तो कितनी होती है वो एवरेज 2500 ml to 3000 ml। मीन्स मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं तो उस रनिंग टाइम में एक फोर्सिबल जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक रिजर्व कितनी, मीन्स एक एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा हम इंस्पायरेशन कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना कर रहे हैं हम 2500 से 3000 ml हम एक्स्ट्रा इंस्पायरेशन कर रहे हैं। कब? जब हम जैसे रनिंग के टाइम पे कर रहे हैं, तो रनिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारी जो इंस्पायरेशन वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और साथ ही एक्सपायरेशन भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम जैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या हो रहा है, जस्ट इसका उल्टा, कि कितनी हम एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन में कितनी एयर को एक्सपायर कर रहे हैं। तो 1000 से 11 ml जो एयर है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं। कब? एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन में, ठीक है। देन नेक्स्ट वन क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो जो हमारी जो एयर है वो हमारे लंग्स में ही रुकी हुई है। मीन्स जब हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम तेजी से सांस को बाहर कर रहे हैं, सांस को बाहर करने के बाद भी हमारे लंग्स में कितनी एयर बची हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये कितनी होती है, एवरेज 1100 से 1200 ml एयर बहुत मीन्स फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे हमारे लंग्स में रिमेनिंग है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मीन्स एक एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन नॉर्मली कितना इंस्पायर करता है। तो दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीन्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, मीन्स एक नॉर्मली हमने सांस को बाहर किया, एयर को बाहर किया, देन उसके बाद हमने वापस से इंस्पायर किया, मीन्स जो एयर है उसको वापस में से हमने इन किया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस लगी, तो इसमें फर्स्ट तो टाइडल वॉल्यूम मीन्स एक नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ, ठीक है, और साथ ही आईआरवी मीन्स एक हमने जो फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया, इन दोनों को मिला के क्या बनी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, हम हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये वापस से आ गया इधर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, किसके बाद, तो एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम जो हमारी टोटल वॉल्यूम को बाहर निकाल रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, फर्स्ट तो टाइडल वॉल्यूम और जो हमारी ईआरवी रहेगी वो, ठीक है। मीन्स जो टाइडल वॉल्यूम मीन्स एक नॉर्मल हमारा एक्सपायरेशन हो रहा है और साथ ही एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन हो रहा है, वो किस में आएगा, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में, मीन्स टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। इसमें क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मीन्स एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में कितनी एयर रिमेनिंग हो रही है, किसमें, लंग्स में। तो इसमें क्या इंक्लूड है, तो ईआरवी प्लस आरवी मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम और साथ ही क्या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी बच रही है इसमें, और साथ ही जो रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा, उन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो क्या निकलेगा हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। और जो वाइटल कैपेसिटी, अब वाइटल कैपेसिटी में क्या है, तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मीन्स एक मीन्स एक मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर की, मीन्स हम मैक्सिममली ब्रीथ कर रहे हैं और उसके बाद हम कितना उसको फोर्सली एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसमें कौन कौन इंक्लूड रहेगा, तो ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये किसमें आएगा, जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है उसमें। देन टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है, तो दिस इंक्लूड आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, और या फिर क्या बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो आज के हमारे लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, जो मेन प्रोसेस हो रही है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।